वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को डहेलिया के बारे में बताने जा रही हूं। ये एक ऐसा प्लांट है जो आपके गार्डन में चार चांद लगा देगा। ये इसमें इतने बड़े बड़े फ्लावर होते हैं कि अगर आप दो चार प्लांट भी लगा दें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती ऐड करता है आपके गार्डन में। आज हम जानेंगे कि इसकी केयर कैसे हम करेंगे, किस तरह से इसे लगाना चाहिए, क्योंकि हर प्लांट की ज़रूरत अलग अलग होती है। और चूँकि ये हाई फीडर प्लांट है, ब्लूम बहुत बड़े बड़े ब्लूमिंग इसमें होती हैं, तो इसके लिए इसमें स्पेशल केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से इसकी केयर करनी है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देखें, यहाँ पे आपके सामने ये दो प्लांट रखे हुए हैं। कितना खूबसूरत डहेलिया है वो देखें। ये बाई कलर में है। बाई कलर मतलब जो दो कलर में आते हैं उन्हें बाई कलर कहा जाता है। और इसमें इतनी सारी वैरायटीज़ हैं कि आप देख के आपको इतना आश्चर्य होगा। प्लेन कलर्स में भी आते हैं। मुझे ये वाला बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने इस तरह के डहेलिया को पसंद किया है। और जब मैंने इस प्लांट को लिया था तो इसमें फ्लावर खिले हुए नहीं थे। प्लांट इतना मैच्योर नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरह से जब फ्लावर आता है तो ये हमें कहीं ना कहीं थ्रिल कर देता है। और आप ये देखें कि इसमें बीज, अभी भी इसमें बीज बैठी हुई हैं। और ये अगर आप इस प्लांट को अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये बहुत बढ़िया पॉलिनेशन का भी काम करता है कि आपके जो भी आपने अभी वेजिटेबल्स लगाए होंगे या जो कुछ भी आपके गार्डन में होगा, ये बहुत बढ़िया पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट है। और आज हम जानेंगे कुछ इसके बारे में, कुछ ऐसी बातें जिससे कि आपको इसे लगाने में बहुत हेल्प मिलेगी। पहली बात, मैं अभी दो स्टेज की बात करूँगी। ये जो प्लांट आप लगा हुआ देख रहे हैं, ये तो अभी फुल ग्रोन है और इसमें अभी फरवरी तक फ्लावर आते रहेंगे। लेकिन उसके बाद इसमें फ्लावर आने बंद हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, पहली चीज़ तो इनिशियल स्टेज पे हम एक तरह के प्लांट लगा देते हैं बहुत सारा। या तो आप सीड से ग्रो करते होंगे या फिर सैपलिंग लगाते होंगे। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि जो हमारे विंटर सीजन के फ्लावर प्लांट होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक अपनाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब हम ये वाले प्लांट लाते हैं तो इनको आप 15 या 20 दिन के वेरिएशन पे लगाएं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक प्लांट कलियां उसमें आने वाली हैं, तो दूसरा जो सैपलिंग आप लगाने जा रहे हैं वो बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए, ताकि जब इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो आपके दूसरे प्लांट में फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि ये थ्रू आउट अप्रैल तक फ्लावरिंग करते ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक बार फ्लावरिंग करने के बाद जो फ्लावर बाद में निकलते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। उसमें ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये कलर उभर के नहीं आते। और इनका जो बाय कलर है वो भी कुछ गड़बड़ होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि आपको वाइट कलर कहीं कहीं ही दिखेंगे। इतना सुंदर से जो ये फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये नहीं होगा। और एक और क्वेश्चन है, आता है हमेशा कि जैसे मान लें कि आप ज़मीन पे लगा रहे हैं, तो ज़मीन पे देखें, ज़मीन और गमले में बहुत अंतर होता है। ज़मीन पे जो प्लांट लगाए जाते हैं वो बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन गमले में अक्सर ऐसा देखा गया है कि बस, और किन्हीं किन्हीं का तो ऐसा होता है कि अगर सही ढंग से केयर ना की जाए तो ये जो आप एक दो फ्लावर देख रहे हैं ये आकर के बस ख़त्म। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा क्या करना है जिससे ये हम इससे जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा फ्लावर ले सकें। हमारा मोटो ये होना चाहिए। तो आज मैं कुछ टिप्स आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले इसकी मिट्टी, जब आप सैपलिंग लेके आते हैं या फिर जब आप बल्ब से इसे लगाते हैं, इसके नीचे गांठें होती हैं, ट्यूबर होते हैं, जिनको लोग उनको दूसरे साल के लिए बचा के रख लेते हैं। उनसे भी ये बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं। मान लें कि आपको इसी तरह का सेम कलर का प्लांट चाहिए नेक्स्ट ईयर, तो आप इसके जो बल्ब होते हैं उसको बचा करके रख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आपको सेम इसी कलर का प्लांट मिल जाएगा। देखें, मेरे साथ तो, मैं अगर पिछले साल की अपनी बात बताऊं तो मैं जो भी सैपलिंग लेके आई थी वो सब एक ही कलर के निकल गए थे। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि मैंने अलग अलग कलर मैं लेके आई थी, जहाँ से भी लेके आई थी नर्सरी से। उन्होंने मुझे बोला कि ये सब अलग अलग कलर हैं, लेकिन एक ही कलर के निकल गए। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सेम वही कलर मिले तो इसके ट्यूबर को ज़रूर बचा के रखिएगा।
सबसे पहले हम इसकी मिट्टी बनाएंगे। और एक और चीज़, पॉट साइज़ आपको कैसा रखना है, तो आप देखें कि ये 8 इंच के प्लांटर में ये मेरा फ्लावरिंग कर रहा है। मेरे पास उस वक्त गमले नहीं थे, इसलिए मैंने इसी में रहने दिया, क्योंकि जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद उसमें छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं होती है। जब आप शुरुआत में आपका सैपलिंग अगर इतना बड़ा रहे तब उसे ट्रांसप्लांट करें, ये सबसे सेफ़ टाइम है। लेकिन इससे बड़े बड़े जब प्लांट हो जाते हैं तो उनको, अगर आप उस समय उनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनकी बर्ड फॉर्मेशन का टाइम होता है, अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो फिर आपका प्लांट और ज़्यादा टाइम ले लेगा फ्लावरिंग करने में। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी हमें इसकी बहुत रिच बनानी है। ऐसे तो मैं आप लोगों को अक्सर कहती हूँ कि जो भी सीजनल प्लांट होते हैं, जैसे पिटूनिया है, साल्विया है, ये सब जो प्लांट होते हैं छोटे होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा खाद, बहुत ज़्यादा रिच मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बस यही 2-3 महीने इनका फ्लावरिंग टाइम रहता है, उसके बाद इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। लेकिन डायलिया जो है ये, चूँकि इसके फ्लावर आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इसका प्लांट भी काफ़ी ग्रोथ कर जाता है। और अगर आप इसको पॉट साइज़ बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि ये आपकी उम्मीद से ज़्यादा फ्लावरिंग आपको मिले। तो हमें कम से कम इसका जो पॉट साइज़ रखना है वो 10 इंच का ज़रूर रखें। और इसके अलावा अगर आप और बड़ा कंटेनर देना चाहेंगे तो आपका प्लांट और बड़ा, घना, बुशी हो जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लावरिंग दे पाएगा। तो कैसे मिट्टी बनानी है वो देखें। जब भी मैं फ्लावरिंग प्लांट लगाती हूँ तो उसमें मिट्टी को हल्का रखने की कोशिश करती हूँ। तो उसके लिए मैं कोकोपीट ले रही हूँ। आप लोग को अगर अवेलेबल हो तो राइस हस्क का इस्तेमाल भी इसकी जगह कर सकते हैं, वो और ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि राइस हस्क बाद में उससे खाद भी बन जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी मिट्टी को पोरस बनाने के लिए होता है। तो जो भी आपके पास ईजी अवेलेबल हो वो आप लें। और मैं रेशियो क्या रखूँगी वो देखें। इस प्लांट के लिए मैं स्पेशल मिट्टी बनाती हूँ। इस प्लांट के लिए रेशियो मैं हाफ रखती हूँ, आधी मिट्टी और आधा ये कोकोपीट। उसके बाद देखिए, अपने गार्डन की सॉइल ले लें, सैंड मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है। अब देखें, ये हाफ रेशियो मैंने मिला लिया। अब इसमें क्या मिलाएंगे वो देखें। अगर आपके पास काउडंग कंपोस्ट हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो तो उसे मिला दें। 20% के करीब मैं इसमें ये काउडंग कंपोस्ट ले रही हूँ और इतना काफ़ी होता है। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है मेरे किचन वेस्ट की खाद। ये थोड़ी गीली है इसलिए आपको ऐसी दिख रही है, इसमें कुछ अंडे के छिलके वगैरह भी हैं, लेकिन ये अच्छी तरह डिकम्पोस्ट है। ये जो है ये मिरेकल खाद है, इसकी इतनी सी मात्रा ही हमारे प्लांट को फ्लावर से भर देगी। तो मैं इसमें ये किचन वेस्ट कंपोस्ट, देखिए कितने काले रंग की कितनी बढ़िया कंपोस्ट है ये मिला रही हूँ। ये देखें, ये आप लोग किचन वेस्ट कंपोस्ट ज़रूर बनाया करें, क्योंकि उससे जो रिज़ल्ट मिलता है वो अनबिलीवेबल होता है। ये देखें, ये मैंने डाल लिया है, इतना काफ़ी है। और इसके अलावा चूँकि इसकी रूट में ट्यूबर होते हैं, गांठें बनती हैं, इसलिए आप चाहें तो इसमें 1-2 चम्मच नीम की खली मिला लें। और अगर नीम की खली आप लोगों के पास ना हो तो नीम का जो पत्ता होता है उसे सुखा के हमेशा हर गार्डनर को रखना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप वो ज़रूर इसमें ऐड करें। मेरी मिट्टी में ऐड किया हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा इसमें मैं मिलाऊं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि आप उसकी पत्ती का चूड़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद हम अच्छे से इसे मिला लेंगे। इतना करने के बाद आपको इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस कोकोपीट की वजह से हमारी मिट्टी भुरभुरी, पोरस और बहुत बढ़िया बन जाएगी। और जो खाद हमने मिलाया है वो इस समय स्टार्टिंग में हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए सफिशिएंट है। इस छेद को किसी पेपर या थोड़े बहुत आपके गार्डन वेस्ट से नीचे गार्डन वेस्ट डाल दें। इससे क्या होगा कि नीचे के छेद आपके बंद नहीं होंगे मिट्टी से। और इस तरह से मैंने मिट्टी डाल ली। मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्की मिट्टी होनी चाहिए ताकि इसमें अंदर ट्यूबर होता है उसको डिस्टर्ब नहीं होगा वो, और इसकी रूट सही ढंग से फैलेंगी। यहाँ देखें,
मेरा ये सैपलिंग लगाने का देखें, मैंने 2 प्लांट अभी बड़े लगाए हुए हैं जिससे मेरे गार्डन में ऑलरेडी फ्लावरिंग हो रही है। उसके बाद मैं ये छोटा सैपलिंग लगा रही हूँ ताकि ये फरवरी में खिलना शुरू हो और मार्च और अप्रैल के शुरुआत तक चले जाएं। तो इस तरह से हमें कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि जो लोग सितंबर से इस तरह से प्लांटिंग करते हैं, जहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो उस समय आप सीड से भी ये प्लांट लगा सकते हैं। तो अभी हमें इसके रूट को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। देखें कितना सुंदर ये फॉर्मेशन हुआ है रूट का, बहुत बढ़िया है। ये अपने आप फैल जाएंगे। चूँकि इसका ग्रोइंग सीज़न है इसलिए इसमें हम लोगों को इस तरह से मिट्टी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीच में डाल देना है और उसके बाद किनारे किनारे हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए सारी मिट्टी कवर कर देनी है। ये देखें, और हमें इसे फुल सन में रखना है। अगर आप इसे पार्शियल शेड में रखेंगे तो सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां दिखेंगी और बर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जहाँ तक इसकी वाटरिंग का सवाल है, देखें इसमें पहले से भी वाटरिंग हुई थी और मिट्टी बहुत मॉइस्ट है, तो इस समय हमें वाटरिंग करने से बचना है। थोड़ी बहुत, आप चूँकि अभी जस्ट प्लांट लगा है इसलिए हम जस्ट थोड़ा सा इसमें वाटरिंग कर देंगे। इसके बाद एक ख़ास बात है इसमें कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें बड़े फ्लावर आपको मिले तो आपको क्या करना है, आप देखें यहाँ पे, जब आप इसमें इस तरह से कलियाँ आने लगें, फर्स्ट फ्लावर आपका जैसे ऐसे फर्स्ट फ्लावर का जब आपका बर्ड फॉर्म हो जाए तो इसके किनारे ये जो निकल रही हैं, ये जो फ्लावरिंग हो रही है, ये और ये, इन दोनों को आपको नहीं रखना है। इनको जब ये बर्ड छोटे छोटे बर्ड बन रहे हो तभी इनको कट कर देना है। तो आपका ये जो फ्लावर दिख रहा है ये डबल साइज़ का हो जाएगा। ये एक ट्रिक है। अगर आप बड़ा फ्लावर, क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत दिखता है, अगर आप एक फ्लावर लेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा और बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा। जहाँ तक इसके पेस्ट की बात है तो शुरुआती टाइम पे जब इसकी न्यू लीव्स इस तरह से निकल रही हैं, इसी वक्त आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ देखें, ये जो कलरफुल प्लांटर है इसमें मैंने इसी तरह से जो प्रोसीजर आपको दिखाया इसी तरह से मैंने लगा रखा है। और यहाँ देखें, ये डालिया का ये जो अभी मैंने बोला कि किस तरह से पेस्ट इसे खाने आते हैं न्यू लीव्स को, तो इस समय हमारे इन लीव्स पे नीम ऑयल का स्प्रे, चाहे जो भी आप रेमेडी बनाते हैं वो स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।